हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकेंड, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में आज हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों, आज ये समझते हैं बिजनेस मैनेजमेंट क्या है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। दोनों के एक बारीकी तरीके से एक एक पॉइंट वो अच्छे से समझते हैं। पहले समझते हैं बिजनेस मैनेजमेंट क्या है। बिजनेस मीन्स होता है व्यवसाय को कैसे उसको प्रबंधकीय करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, बनाया जाना है। सपोज करिए आप हो, आप पढ़ाई करते हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप बैठ के आप अपना टाइम को क्या करते हैं, एक मैनेज करते हैं। मुझे 6 आवर पढ़ाई करना है। अब उसमें अलग अलग सब्जेक्ट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि जो आप सोचते हैं पेपर 1 के लिए इतने आवर समय देना है, पेपर 2 के लिए इतने आवर समय देना है, इस समय मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना, आराम करना है, इस समय मुझे जो लंच या डिनर जो भी आपको करना उसका टाइम अलग करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होता है, एक प्रकार से मैनेज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से व्यवसाय में क्या किया जाता है। आप व्यवसाय में देखते हैं कि कभी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करती है या व्यवसाय में कोई चीज़ नया अपडेट होता है, मार्केट में कोई नई वस्तु लॉन्च हो गई है, आपको अपडेट रहना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना है, किस चीज़ पे कम फोकस होना है। व्यवसाय की हर एक स्थिति को देखते हुए एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉई को, वर्कर को सैलरी भी देखना है, लीडरशिप क्वालिटी भी देखना, लोगों से बात भी करना है। इन्हीं सारी चीज़ों के माध्यम से क्या करते हैं, व्यवसाय को एक मैनेज करते हैं, बना के रखते हैं। प्रबंधकीय करने की क्रिया को ही बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसमें कुछ लोग ऐसे प्रोफेसर, उनकी बातें भी कहा गया है, जैसे टेलर महोदय जी का क्या कॉन्सेप्ट था, हेनरी फ्योल जी का उनका क्या कॉन्सेप्ट था, किन्होंने साइंस की बात कहा, किन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कहा। अब हेनरी फ्योल उनमें उनका फंक्शन कैसे काम करता, उनका 14 सूत्री कॉन्सेप्ट क्या था, उस पर कैसे बात करते हैं, वो आगे हम सब बात करेंगे। अब दूसरा हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये तो हो गया बिजनेस मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है दोस्तों, जैसे मानव है, ह्यूमन मीन्स मानव, मानव रूपी जो संसाधन है कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है, अगर वो डॉक्टर है, सीए है, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, यानी कोई भी फील्ड में हो, लेकिन अगर वो स्किल्ड पर्सन है, उससे कैसे अपना काम निकलवाना है या उससे कैसे काम करवाना है, अगर जिसके अंदर एक क्वालिटी है, तो समझिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या है, पूरा ट्रेंड को समझ गया है और उससे जो काम निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसके 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। एक होता है एचआरपी, एक होता है एचआरडी, एक होता है आईआरएम। एचआरडी मीन्स क्या होता है और आईआरएम मीन्स क्या होता है, आई और एचआरपी क्या होता है। एचआरपी मीन्स होता है किसी चीज का प्लान करना, और एचआरडी मतलब किसी चीज डेवलप करना, आईआरएम मतलब रिलेशन को बनाए रखना। तो ये बात होती है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब शुरू करते हैं। ये तो हमने बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, अब एक एक करके समझाते हैं। पहला है कोर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। अब कोर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे किसी चीज का कोर होता है, एक निचोड़ होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक आधार होता है, बेस, उस पर क्या बात करता है, कैसे मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, इससे क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहली चीज होता है आपका जो व्यवसाय है, व्यवसाय की स्थिति को समझना। आप किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं। अगर आप बहुत बड़ी संस्था या कोचिंग खोल रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, वहाँ के डेमोग्राफी देखेंगे, यहाँ की जनसंख्या कैसी है, अपर फैमिली है, लोअर फैमिली है या मिडिल फैमिली है। क्योंकि आप क्या करते, जब व्यवसाय शुरुआत करते पहले वह बारीकी चीज को अध्ययन करना, वहाँ के लोगों के बारे में समझना, कितने % यहाँ युवा जो है पढ़ाई के इस सब्जेक्ट के प्रति बहुत इच्छुक है। आप पता चला वहाँ आईआईटी का खोल दिए, पता चला कोई बच्चा आईआईटी मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, उसको बोरियत लगता बोलेगा यार मैथ नहीं पढ़ना मुझे, हो सकता हो हिस्ट्री पढ़ना चाहता हो सकता हो कॉमर्स पढ़ना चाहता हो। आप लोगों क्या करते हैं, बारीकी चीज का अध्ययन करते हैं। तो व्यवसाय शुरुआत करने से पहले भौगोलिक दृष्टिकोण से, एक सोशल तरीके से लोगों क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करना, चेक करना, जांच करने की क्रिया क्या बोलते हैं, कोर ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। तो व्यवसाय की हर एक बारीकी चीज को समझना। दूसरा होता प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं, इसका कोई न कोई एक सिद्धांत होता है, जिस सिद्धांत पूरा मैनेजमेंट कार्य करता है। अब मान लीजिए कोई वर्कर चपरासी, मान लीजिए वो चपरासी है, उसका काम है बेल बजाना या फाइल लाना, फाइल देना।
अगर वो अपने काम के प्रति, अपने सिद्धांत के प्रति अच्छा काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक मैनेजर और डायरेक्टर साहब, उनका काम है व्यवस्था को डायरेक्ट करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों तक बातें पहुंचाना, नई चीज़ें इनोवेशन करना, नई चीज़ की खोज करना, सेमिनार करना। सीईओ साहब है, थोड़ा ऊपर पोस्ट पे है, उनको इंटरनेशनल, नेशनल सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना, हमेशा बी अलर्ट रहना कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी इंटरनेशनल तो चेंज नहीं होगी या डोमेस्टिक में कोई चेंज तो नहीं आ गया, उस पॉलिसी के प्रति, उस नियम के प्रति हमेशा सचेत रहना, सावधान रहने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसका एक सिद्धांत है। अब दूसरा पढ़ते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है दोस्तों? फॉर्मल मीन्स होता है जिसमें कोई एक रूल है। जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उसका अपने आप में एक ड्रेस होता है, टाई, कोट, पैंट सब बढ़िया, बाल कंघी कर करके बच्चे का बैग, आजकल बैग में नाम लिखा रहेगा जिस स्कूल में वो पढ़ता है। एक प्रकार से क्या, एक रूल की बात करता है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप किसी कंपनी में या किसी व्यवसाय में आप काम कर रहे हैं या व्यवसाय आप चला रहे हैं तो उसका एक फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल एक रूल होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो रूल है भाई, आपने लाइसेंस लिया कि नहीं लिया, आपने उस रूल के अकॉर्डिंग आप अपने एम्प्लॉय को उतना सैलरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या एम्प्लॉय को बोला गया 8 आवर काम करने, क्या वास्तव में वो 8 आवर काम कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं आप उससे एक्सेस काम ले रहे हैं, 8 आवर बजा उसे 10 आवर का या 12 आवर का काम ले रहे हैं जबरदस्ती, तो ये क्या है, इनफॉर्मल हो जाए, रूल के खिलाफ हो जाए। बल्कि अगर आप रूल के अकॉर्डिंग चलता है, रूल के अकॉर्डिंग आप व्यवसाय कर रहे हैं, रूल के अकॉर्डिंग लोगों से बात कर रहे हैं, और रूल के अकॉर्डिंग आप पैसे अर्निंग कर रहे हैं और टैक्स पे करने प्रक्रिया क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होता है इनफॉर्मल। कभी काल क्या होता है, कुछ चीजें इनफॉर्मल हो जाता है जिसमें ज्यादातर रूल बाउंडेशन नहीं होता, थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाता है। आप मान लीजिए सेमिनार कर रहे हैं तो सेमिनार अटेंड कर रहे हैं तो उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है, वार्तालाप होती है, एक सवाल करेगा दूसरा उसको आंसर देगा, पूछा जाएगा, कोई ऐसी चीज आपके बाउंडेशन तो नहीं है, आप यहाँ स्वतंत्र हो, अपनी बातें रख सकते हो। अब पता है कोई चपरासी बैठा, वो भी उठ के अपने सीईओ साहब से बात करने लग गया, सीईओ साहब चपरासी से बात कर रहे हैं, एक प्रकार से यहाँ पर रूल नहीं है, लोग एक कैजुअल तरीके से बात करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को बनाए रखना। अगला हम बात करते हैं डेलीगेशन, डेलीगेशन अथॉरिटी। डेलीगेशन मीन्स होता है जो आपको पावर दिया गया है, जो अथॉरिटी है, जो शक्तियां दी गई हैं, आप दूसरे को भी सौंप सकते हैं। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में सीईओ था, अब वहां से मैं पोस्ट छोड़ दिया, या मैं एमडी था वहां से पोस्ट छोड़ रहा हूं, तो मेरा कहने का मतलब है पावर जितना मुझे था अब मैं इसको नहीं रखना चाहता, अब कोई नया आएगा उसको मैं सौंप दूंगा, अब इस काम को आपको करना है, आगे बढ़ाना है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं डेलीगेशन अथॉरिटी। अपने पावर को आगे तक बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आईएएस है। अब आईएएस जो होता है, जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो भी बोलते, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं उसको, डीसी बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है उसका कलेक्टर मीन्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, यह नियम कानून को बनाए रखना, मैनेजमेंट करने प्रक्रिया को ही डीसी बोलते हैं। अब वो क्या करता है, उसके पास एक अथॉरिटी है, एक पावर है, एक शक्ति है। अब उस पावर को किस रूप में कार्य कर रहा है, क्या उस पावर को लोगों तक सौंप रहा है, सबको जागरूक कर रहा है, या लोगों को जागरूकता बढ़ा रहा है कि सबको फंडामेंटल राइट है, बोलने का अधिकार है, आपको व्यवसाय करने का अधिकार है, कोई किसी पे जबरन काम नहीं करवा सकता है। अब वहाँ क्या किया जाए, अथॉरिटी जो उसको अधिकार दिया गया वो लोगों तक सौंप रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। ये नहीं कि मेरे पास पावर है तो मैं सब पे थोप दूं, इसका ये मतलब पावर का सही तरीके से प्रयोग करके लोगों तक क्या होना, जागरूक करना। ऐसे व्यवसाय की स्थिति क्या है, अगर आपको पावर दिया गया, डेलीगेशन किया गया है, तो उस पावर को लोगों तक सौंपो, लोगों तक बताओ, जागरूक करो, नियम को समझाओ। इसको बोलते जो आपको अथॉरिटी दिया गया है, जो डेलीगेट किया गया है, उसको सही तरीके से मैनेज करना है। अगला होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है, एक ऐसे समझते हैं जैसे आप हो, आपके घर में जो फैमिली है, आपके मम्मी पापा हैं, तो आपके मम्मी पापा अगर कोई कानून बनाते घर में कि बेटा आपको इस सुबह उठना है, आपको पढ़ाई करना है, आपको नाश्ता इतने बजे कर लेना है, इतने बजे आपको सो जाना, इतने बजे मोबाइल मत चलाना, ये सब काम नहीं करना, ये हो रहा सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि ये मम्मी पापा आप पे कानून लगा रहे हैं।
अब पता चला आप बड़े हो गए, जब आप खुद से पूछते हो पापा अब मेरी समस्या ये है कि मुझे मोबाइल से कुछ क्लास अटेंड करना है, तो आपके पापा बोले ठीक है आप करो। जब आप अपने मम्मी पापा से बात रखते हैं, अपनी समस्या को बात कहते हैं, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब मम्मी पापा आप पे कानून लगा रहे थे वो होता था सेंट्रलाइजेशन। और जब आप अपने मम्मी पापा पे कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, मेरी ये समस्या है, मुझे इतने रुपए चाहिए, मुझे ड्रेस के लिए पैसा चाहिए, ड्रेस मतलब कपड़े के लिए, मुझे इस चीज़ खाने के लिए पैसा चाहिए, मुझे घूमने के लिए पैसा चाहिए, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऐसे ही कंपनी में क्या होता है, अगर सभी एम्प्लॉयर मान लीजिए जो मेन है, हेड है, अब हेड के पास सभी कर्मचारी आते हैं, बैठ करके अपनी अपनी बातें रखते हैं कि मेरी समस्या ये है सर कि मैं अगर इस कंपनी में काम करता हूँ तो मुझे इस चीज़ की क्या है कि हेड चाहिए, टोपी चाहिए, क्योंकि धूप में काम मैं नहीं करूँगा। कोई बोलता सर शूज़ अच्छे होने चाहिए, क्योंकि धूप की या बरसात की वजह से क्या हो शूज़ सड़ जाते हैं, तो एक नया चाहिए, अच्छे जूते होने चाहिए। दूसरा बोलेगा अच्छे कपड़े होने चाहिए धूप से बरसात से बचने के लिए। अगर वो जब वर्कर अपनी समस्या रखते हैं, हेड जो है मेन ब्रांच है जो हेड है उनके पास रखता है सारा समस्या, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और दूसरा होता है इसी में सेंट्रलाइजेशन के बाद, डिसेंट्रलाइजेशन के बाद होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब मेन हेड ही सभी वर्कर पे अपना एक नियम बनाता है, सब पे सौंपता है कि आपको इतना फंड मिलेगा या आपको इतना डिविडेंड बांटा जाएगा, आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको स्वेट इक्विटी दिया जाएगा। स्वेट इक्विटी मतलब है कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, कंपनी के जो है उसके लेवल को और हाई लेवल तक पहुंचा देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं आईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक जो करके है आज इसकी देखिए रेपुटेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय जो है जितने एम्प्लॉय हैं अर्थात जो वर्कर लोग हैं ये बहुत अच्छा काम करके और देखिए बैंक के लेवल को काफ़ी हाई लेवल तक पहुंचा दिए, क्योंकि ये लोग अपने काम के प्रति इतना लगन से काम करते हैं कि बहुत अच्छा काम करते चले गए। अब यहाँ जो सेंटर है जो हेड है उन्होंने देखा कि मैंने जो रूल बनाया ये काफ़ी आउटपुट दिख रहा है, जब सेंटर द्वारा रूल बनाया जाता है उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, और जब एम्प्लॉयर मतलब कर्मचारी ही खुद से अपनी मांग करते हैं उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऐसे ही पॉइंट को समझते रहेंगे। अगला बात करते हैं मोटिवेशन एंड लीडरशिप। कभी कभार क्या होता है लोग काम करते करते नीरसता आ जाती है, थक जाते हैं, तो लोगों को लगता है ऐसा करो आज इस मंथ में एक सेमिनार अटेंड करते हैं। सभी लोग को एक बड़े से हॉल में बैठाते हैं, एडिटोरियल में बैठाते हैं और बैठ करके सबको चाय पानी कराएंगे, नाश्ता कराएंगे और लोगों से थोड़ा हंसी मजाक भी करेंगे, बातें भी करेंगे, समस्याओं को पूछेंगे और वहाँ थोड़ा मोटिवेट करेंगे, एग्जाम्पल नए नए देंगे कि देखिए हमारा तो जीवन ऐसे ही है, हमें काम करते रहना है, अगर काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा, घर अगर अच्छा चलेगा तो देश तरक्की करेगा और देश तरक्की करेगा तो समाज हमारा बेहतर रहेगा, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें काम करते रहना चाहिए। लोगों के अंदर एक मोटिवेशन दिया जाता है काम के प्रति, पैसे के प्रति, जीवन क्या है उसके प्रति। तो आप देखते होंगे बड़े बड़े जो सेमिनार अटेंड किया जाता है उसमें एक मोटिवेशन दिया जाता है, किसके द्वारा, लीडरशिप के, जो मेन जो लीडर होता है। लीडर क्या करता है, वो भी काम करके दिखाता है कि देखिए मैंने काम किया, आप भी ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप भी प्रोफेसर बन सकते हैं, आप भी अच्छे जो है वक्ता बन सकते हैं, आप भी आईएएस बन सकते हैं। ये जो मोटिवेशन आपके अंदर भरा जाता है, आपको निगेटिविटी से काट के पॉजिटिविटी रास्ते पे लाया जाता है, इसी बोलता है मोटिवेशन एंड लीडरशिप क्वालिटी। अगला बात करते हैं कारपोरेट गवर्नेंस। कभी कारपोरेट जो होता है, एक कारपोरेट एक कारपोरेशन। कारपोरेट की पहली बात करते हैं, जब आपका व्यवसाय आप एक डोमेस्टिक व्यू में मान लीजिए भारत के अंदर आपका व्यापार है तो उसको बोलते हैं कारपोरेट। अगर यही व्यापार आपका अमेरिका में भी है, जापान में भी है, एक तो इंडिया में मान लीजिए टाटा की मान लो इंडिया में भी है जमशेदपुर में, अब ये पता चला अमेरिका में वाशिंगटन में भी है, जापान में आपका जो है होक्काइडो में भी है, तो अगर अलग अलग देशों में भी पता चला आपका व्यापार है, इसको बोलते हैं कारपोरेशन, और जो भारत में होता है उसको बोलते हैं कारपोरेट। अब कारपोरेट गवर्नेंस क्या होता है, सुशासन, गुड, जैसे वो तो गुड गवर्नेंस। आप अपने देश में जब व्यापार करते क्या सरकार को सही समय पर टैक्स पे करना,
जो एम्प्लॉयर हैं एम्प्लॉय हैं उनको सही तरीके से संबंध को बनाए रखना, लोगों के अंदर मोटिवेशन देते रहना, लोगों का जो डिविडेंड जो उनका एचआरए वगैरह जो भी पैसा बनता है 27% बनता हो या 10% बनता हो, एफडी जितना फिक्स डिपॉजिट जो बनता है, अलग अलग तरीके से जो पैसा उनका ब्याज बनता है, उनकी सैलरी बनता है, सब अगर आप अच्छे तरीके से पे करते हैं, शासन को बनाए रखते हैं, लोगों में एक अच्छी सहिष्णुता बना के रखते हैं, उसको बोलते हैं कारपोरेशन या गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस। तो शासन सुशासन को बनाए रखना, व्यापार की स्थिति को सही तरीके से सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाए रखने प्रक्रिया को ही कारपोरेट गवर्नेंस कहते हैं। अगला होता है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल एक व्यक्ति हैं, इन्होंने मैनेजमेंट के कुछ बेसिक बात कही थी। इन्होंने क्या कहा कि अगर देखा जाए व्यवसाय की बेसिक जो बात होती है, क्या क्या हमें पहले करना चाहिए। उन्होंने कहा सबसे पहले किसी भी चीज का, इन्होंने एक वर्ड बोला था POSDCORB, एक एक समझाते हैं। इन्होंने कहा जो ये फंक्शन करती है, जो कार्य करती है, कैसे कार्य करती है। हेनरी फ्योल अगर देखा जाए एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बात करते हैं, प्रशासनिक तरीके से बात करते हैं, कैसे रूल तरीके से कहते हैं। सबसे पहले आप बनाओ किसी चीज का P फॉर प्लान। आप अगर कभी कोई चीज करो तो सबसे पहले क्या करते हो, एक प्लान बनाते हो। प्लान बनाने के साथ साथ उस व्यवस्था क्या करो, ऑर्गेनाइजेशन करो, लोगों को इकट्ठित करो। जैसे आपने प्लान बनाया कि मुझे IAS बनना है या मुझे प्रोफेसर बनना है, तो सबसे पहले आप पहले सिलेबस को देखो। सिलेबस में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने नॉलेज अर्निंग किया है, अर्निंग मतलब अर्जित किया है, ज्ञान को प्राप्त किया। अब उसको क्या करो, संगठित करो, एक एक चीज को, किताब लाओ, नोट्स लाओ, पेन लाओ, रजिस्टर्ड बनाओ, सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन करो। फिर उसके बाद होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन आप उसको क्या करो, सिलेक्शन होना, स्टाफिंग होना, एक चयनित करना, स्टाफिंग करना, अलग अलग तरीके से उसको स्टाफिंग में रखते रहना कि मैथ की बुक है, ये रीजनिंग की बुक हो गई है, ये मेरा कंप्रिहेंशन की बुक हो गई, ये पेपर 2 की बुक हो गई, ये अकाउंट्स की बुक हो गई, ये टैक्स की बुक हो गई। अब अलग उसको स्टाफिंग कर रहे हैं, अलग अलग रखना, इसको बोलते हैं स्टाफिंग करना या सिलेक्ट करना, अलग बुक। एक होता है D फॉर होता है डायरेक्टिंग करना। अब डायरेक्टिंग मतलब उसको संचालित करना। अब आप पहले दिन से किताब उठाएंगे, उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, एक एक टॉपिक को देखेंगे। आज आपने शुरुआत किया, पहले मैंने समझा बिजनेस क्या है, बिजनेस के कॉन्सेप्ट क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, ये सारी चीजें आप क्या करें, डायरेक्ट कर रहे हैं। अगला होता है C फॉर होता है कंट्रोलिंग करना। आप जब पढ़ाई करते हैं किस किस चीज को कंट्रोल करना है। कभी कल मोबाइल में चला रहे हैं, आपका थोड़ा सा मन भटक गया, आप देख रहे थे, पता चला सब बढ़िया से अच्छा खासा क्लास, आप बैठ के देखने लग गए मूवीज या देखने लग गए क्रिकेट। अब ये जो कि आपका IPL 20 ये जो फालतू चीजें चलता है, देश के सट्टेबाजी, इन सब चीजों को आप देखना शुरू कर दिए। 11 सर्किल में जाके आप पैसा लगा के जुआ खेलना शुरू, आपका क्या किया जा रहा है, मन भटक गया। तो ये क्या करता है आपका कंट्रोल, आपको कैसे अपने व्यवसाय में कैसे कंट्रोल रहना है। अब जैसे आप एक पढ़ाई की एग्जांपल लिया तो अपने आप को कैसे कंट्रोल रखना है। फिर होता है जब कंट्रोल में रहोगे तभी आप धीरे धीरे अपने आप को ऑपरेटिंग करते रहोगे, अपने आप को संचालित करते रहना चाहिए। फिर R होता है रिपोर्टिंग। जब आप बढ़िया ऑपरेटिंग करेंगे तो उसका एक रिपोर्ट आएगा, आप टेस्ट दोगे, टेस्ट पास करोगे तो अच्छा नंबर आएगी, रिपोर्ट जारी होगा कि आपका रिपोर्ट बहुत अच्छा है भाई। और लास्ट में आप बनाओगे बजट। बजट क्या है कि अब मुझे लग रहा है कि मेरा इतना एक्सपेंसेस हुआ, इतना मेरा रेवेन्यू हुआ, अर्थात मैंने इतना पढ़ाई में खर्च किया, अभी मेरा आय आया, मेरा पढ़ाई का रिजल्ट आया। तो अर्थात व्यवसाय की स्थिति तरीके से क्या बोला जाता है, प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजेशन करो, स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग करो, कंट्रोलिंग करो, उसके बाद ऑपरेट करो लोगों को, उसके बाद रिपोर्ट जारी करो, बजट बनाओ। ये होता है इनका एक बेसिक बात किए थे कैसे कैसे फंक्शन कार्य करती है। फिर इसी फंक्शन में बोले थे इनका 14 सूत्रीय बात है, 14 बात है, इसको मैं बात कर देता हूं। पहले इन्होंने 14 सूत्रीय क्या बोले कि कैसे काम लोगों से कराया जाना चाहिए। पहला इन्होंने बोला कि डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे डिवीजन मतलब डिवाइड करना, काम को बांट देना। जैसे आप किसी से काम करवाते हैं कि ये काम करिए, ये टाइप राइटर है, ये टाइप का काम करेंगे, इनका काम है कैमरा
चलाना या इसको एडिट करते रहना, चेक करते रहना। कोई वर्ड अगर क्लियरिटी दिख नहीं रहा तो उसको कैसे जूम करना है। तो ये सारी चीज़ क्या हो रहा है, आप डिवाइड कर रहे हैं। टाइप राइटर काम करेगा, कैमरामैन कैमरा काम करेगा, और जो टीचर है अपना लेक्चर के तरीके से अपना लेक्चर का रिवीजन करेगा और बताएगा। वॉइस में कोई दिक्कत आता है तो उसको जो कैमरामैन हो गया, कंप्यूटर मैन हो गया, उसको क्या करेगा, मैनेज करेगा, उसको बनाएगा। तो ये क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को अलग अलग तरीके से बांट देना। दूसरा होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लोगों को अथॉरिटी दिया गया है, भाई आपको अगर पावर दिया गया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दायित्व बनती है कि उसको पूर्ण रूप से निभाते रहना। ना कि अगर आपको पावर दिया, आपको आईएएस बना दिया गया, आप उसका मिसयूज कर रहे हैं, नहीं। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपकी अथॉरिटी अगर दिया गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अगर एक प्रोफेसर या टीचर बन रहा हूँ तो मेरा अथॉरिटी बनता है कि मुझे प्रतिदिन बच्चों को क्लास अटेंड करना है। अगर मुझे 5 आवर या 4 आवर का क्लास अटेंड करना तो मुझे, मेरा दायित्व है मुझे 4 आवर बच्चों से बात करते रहना, बच्चों को पढ़ाने का मेरा काम, ना कि आकर के मैं कहानियाँ गाऊँ, नई नई चीज़ें करके बच्चों का समय टाइम बर्बाद ना करो। मेरा जो अथॉरिटी, जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होना चाहिए। ये होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा होता है डिसिप्लिन। आप अपने काम के प्रति बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए। अब ये नहीं है आपको पता चला 9 बजे क्लास अटेंड करना है, आप आ रहे हैं 11 बजे, 2 बजे, इस तरीके से काम नहीं होता। काम के प्रति बहुत डिसिप्लिन होना जरूरी है, पंचुअल होना चाहिए। अगला बात करते हैं यूनिटी एंड कमांड। लोगों में एकता होनी चाहिए और कमांड होनी चाहिए। लोगों में पकड़ बना के रखना चाहिए कि भाई टाइपराइटर है, उससे भी आपका बात व्यवहार अच्छा होना चाहिए, कैमरामैन है, उससे भी अच्छा बात व्यवहार होना चाहिए। इस सारे लोगों से क्या करना चाहिए, एक कमांड होना चाहिए, सब पे पकड़ होना चाहिए। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप भटक जा रहे हैं, बताना कुछ बता कुछ और रहे हैं, काम किसी और से करवाना करवा किसी और से रहे हैं। आपको पता चला कैमरामैन से कैमरा चलवाना था, आप टाइपराइटर से चलवा रहे हैं, वो हो सकता है टाइपराइटर अच्छा काम ना। तो सब पे एक यूनिटी होनी चाहिए, एकता भी होनी चाहिए, पकड़ भी होना चाहिए और कमांड होना चाहिए। इसी की बात करता है। अगला होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। लोगों के एक अगर काम कर रहे हैं तो एक दिशा भी देना चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए, एक फोकस होनी चाहिए कि मुझे अगर आईएएस बनना तो आईएएस पे फोकस रहो, आपको प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर की ही पूरी तैयारी पूरे डायरेक्शन में होना चाहिए, एक एकाग्र होना चाहिए। कहते हैं ना जैसे कका चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा अल्पाहारी गिर इत्यादि, ये जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है आप कौवे की तरह ध्यान लगाओ। कका चेष्टा, पूरा कौ चेष्टा एक ध्यान होना चाहिए। बको ध्यानम, जैसे बगुला होता है तालाब किनारे बैठ के मछली फोकस करता है, जैसे मछली आए तो उसको पकड़ लेता है, तो ऐसे ही आपको एक डायरेक्शन में रहना चाहिए, एक ही दिशा में काम करते रहना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना। दूसरा होता है 6 नंबर फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ वर्कर। जो वर्कर को एक रेम्यूनरेशन दिया जाता है, जब कोई काम बहुत अच्छा करता है तो उसको कुछ आप बेनिफिट, कुछ प्रॉफिट देते हैं, कुछ गिफ्ट देता है। रेम्यूनरेशन मतलब गिफ्ट देना कि वर्कर ने बहुत अच्छा काम किया, एक प्रकार से हमारे कंपनी को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाया। तो लोगों क्या करो, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहना चाहिए, कपड़े दे दो, कुछ पैसे दे दो, तो उनमें क्या होता है, एक मोटिवेशन आता है। किस कंपनी में काम करने के बाद ऐसा कभी नहीं लगता मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमें ऐसा लगता है कि कंपनी हमारी है, बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। कभी ये नहीं लगा कि मैं छोटे पोस्ट पे हूँ या बड़े पोस्ट पे हूँ। लोगों के अंदर एक ऐसा व्यवहार दिखता है कि लंच के टाइम बैठ के एक दूसरे के टिफिन से खाना निकाल के खाते हैं और अपनापन लगता है, ऐसा लगता है घर छोड़ो ऑफिस में ही काम करते रहो। इस तरीके की बात होता है, जो उचित उनका बनता है वो सारे काम करते रहना चाहिए। अगला होता है इफेक्टिव ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब इफेक्टिव ऑफ सेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है, जो आप इफेक्टिव हो प्रभावित होना चाहिए। 2 लोग हो अगर बातें करो, ये व्यक्ति बात आपकी सुन रहा है और ये व्यक्ति बात कह रहा है, कभी फिर आप इसकी बात सुनो और आप इनकी बातें सुनो। तो ऐसा नहीं कि मैं आपकी बातें सुनता रहूं आप मेरी बातें ना सुनो, अर्थात दोनों में क्या होना, एक इफेक्टिव होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के प्रति बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, एक सेंट्रलाइजेशन हो, एक केंद्रीकृत होना चाहिए, किसी एक पॉइंट पे लोगों को फोकस होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कहूँ आप कुछ कहो, ऐसा नहीं, बिखरे हुए रूप में नहीं होना चाहिए। सभी एम्प्लॉय के बीच में एक सेंट्रलाइजेशन, किसी एक पॉइंट पे रह के ही काम करना चाहिए।
अगला बात करता है इक्विटी होना। इक्विटी मीन्स होता है दोस्तों समता होना चाहिए, सभी भाईचारा बना के रखना है। ऐसा नहीं कोई महिला काम कर रही है तो उसको आप जेंडर गैप्स देखो, नहीं, कोई अलग काम उसको अलग देखो, कोई वृद्ध है तो उसको अलग तरीके, यंग है तो उसको अलग। सभी के अंदर एक यूनिटी होना चाहिए कि इक्वालिटी होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, सब लोग बराबर की बात होना चाहिए। ऐसा नहीं महिला है, बहन जी आइए बैठिए, आप भी टिफिन लाइए, आप भी टिफिन लाइए, बढ़िया बैठ के एक टाइम पे सब लोग लंच करो, और एक वहाँ से कभी किसी प्रकार का मन में ना लगे कि मेरे साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। एक होता ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स होता है लोगों को अपनी आज्ञा को सुनना भी चाहिए और लोगों को अपनी आज्ञा पे पालन भी करना चाहिए। अगर मैं किसी कोई काम सौंप रहा हूँ, मेरा काम कर रहा है, अगर उसने मुझे अपना काम कुछ दिया तो मेरा भी दायित्व बनता है मैं काम अच्छे करके उसको सौंप दूँ। ये होता है ऑर्डर की बात करता है, आज्ञा की बात करता है। अगला बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब इसमें क्या होता है, जैसे कभी काल कोई काम आप करते हैं, एक अस्थाई होना चाहिए टेन्योर में। ऐसा नहीं है कि आज आपने यहाँ काम किया तो ऑफिस छोड़ के फिर दूसरे ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, तीसरा ज्वाइन कर रहे हैं, चौथा ज्वाइन, ऐसा नहीं, एक अस्थाई होना चाहिए, टेन्योर होना चाहिए। भाई जब तक आपका काम या आपका वर्क काम चल रहा है ऑफिस में तो उसको पूरा करते रहना चाहिए। बहुत लोग होते हैं पैसे के चक्कर में, सर मुझे 30,000 रुपया मिल रहा है या मुझे 80,000 मिल रहा है, मैं सोच रहा हूँ 1 लाख हो जाए या मैं रिजाइन देके दूसरी जगह चला जाऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक अस्थायी रूप में रहिए, यहाँ वहाँ मत भटकिए, इससे आपका समय व्यर्थ होगा। फिर वहाँ जाएंगे नए लोग मिलेंगे तो आप फिर सोचोगे नई चीज़ें सीखें। आप जीवन में सीखते तो रहेंगे बट आपका क्या थोड़ा रिलेशन खराब हो जाता है। अगली बात होता है इंटेटिव चांस। अब इसमें इंटेटिव मतलब होता है लोगों को चांस देते रहना चाहिए, मौका देते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैं ही सारा काम लेके बैठूं, मैं वहां से हटूं, आप भी काम करो, आपका भी राइट है, आप भी सीखो, प्रोसेसिंग करो, अच्छे तरीके से लर्निंग करो, सबको मौका देना चाहिए। अगर मैं आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कल मेरी हिम्मत ना हो पढ़ाई का तो मैं यहाँ से रिजाइन छोड़ूं, मैं दूसरे बोलूँ आप काम करो, आपको भी मौका दे रहा हूँ, सबको चांस देते रहना चाहिए। अगला होता है, इसको बोलते हैं एस्पिरिट डे एंड क्रैप्स। इसको बोलते हैं दोस्तों किसी चीज में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना। इसको अगर ऐसे बात बोल दें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, एक गहरी संबंध होना चाहिए, लोगों में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। म्यूचुअल, ये कहते हैं बहुत एक म्यूचुअल फ्रेंडली है, एक दूसरे के प्रति बहुत वफादार है, एक दूसरे के प्रति बहुत सच्चे मित्र हैं। तो ऐसे ही किसी कंपनी से या व्यवसाय से आप काम कर रहे हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, तो अपने व्यवसाय के प्रति एकदम म्यूचुअल होना चाहिए। टाइम पे आप क्या करो, अपना व्यवसाय की शुरुआत करो, टाइम पे अपने एम्प्लॉय से हालचाल पूछो, हर तरह सेमिनार करो, किसी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एम्प्लॉय ही दोनों ही चलाते हैं देश को या कंपनी को, बिजनेस को। अब पता चला किसी से बायस तरीके से बात करेंगे, वो 2-4 दिन काम करेगा, अगले दिन रिजाइन दे देगा, तो आपका ही लॉस होगा। फिर दूसरा लेबर लाओगे या दूसरा वर्कर लाओगे तो एम्प्लॉय लाओगे तो आपका नुकसान होते रहेगा। इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और 13 वाली बात करते हैं, इसमें एक होता है स्केलर चैन मीन्स होता है कि चयनित तरीके से होना चाहिए, क्रमगत तरीके से, कि भाई जैसे इन्होंने आज इनको काम सौंपा था, ठीक है, इन्होंने काम किया, फिर चयन दूसरा दो, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, एक चयनित तरीके से होते रहना चाहिए, अलग अलग तरीके से प्रोसेसिंग होना चाहिए, प्रक्रिया के रूप में काम करते रहना चाहिए। अगला हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू सेंट्रल इंटरेस्ट। अब ये सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, कभी काल आप देखते होंगे जो पैसा होता है, जो आपका इंटरेस्ट होता है, पे करते या पैसे जो प्राप्त करते ब्याज, तो इसको क्या करिए, अगर आप जैसे डिविडेंड एग्जांपल लेते हैं, डिविडेंड है तो डिविडेंड क्या करो, अगर आप बांट रहे हो तो सबको बराबर बांटो। लाभांश आपकी कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट किया है तो सबको 2-2%, 10-10% अगर आप बांट रहे हो तो सबको 10-10% उसको क्या करो, अच्छे तरीके से बांटो। और एक सबऑर्डिनेट तरीके से, ऐसा नहीं है किसी कुछ दे दिया, किसी कुछ नहीं दिया, किसी कैसा, ऐसा भेदभाव ना करें। ये इनका बेसिक बात होता था। हेनरी फ्योर्ड का 14 मतलब 14 सूत्री बेसिक इसी आधार पर व्यवसाय काम करता है। और ये हेनरी फ्योर्ड हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बात करते हैं दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब
एडमिनिस्ट्रेटिव, एक प्रकार से प्रशासनिक तरीके से बात करते हैं कि व्यवस्था के प्रशासनिक होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए, एक नियम के तरीके से बात करते थे। अगला होता है टेलर महोदय। टेलर महोदय ये हमेशा साइंस की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं। साइंस जैसे वर्कर को काम दिया गया है तो बोलते हैं वर्कर को आप आवर के बेस पे नहीं, काम उनको पर पीस के हिसाब से दे दो, आपकी बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगी। जैसे किसी वर्कर को आप बोलते भैया आपको 8 आवर काम करना, 8 आवर तो काम करेगा, हो सकता है 8 आवर में उसकी काम करने की स्पीड बहुत स्लो हो, आवर तो लग रहा है बट काम कम आउटपुट दे रहा। अगर आप उसके अंदर ये बोल दो मैं हर पीस पे आपको 2 रुपया दूंगा, तो 8 आवर के छोड़िए उसके मन में ऐसी लालसा जगेगी, ऐसी इच्छा जगेगी, वो सोचेगा मैं 8 आवर क्यों, लाओ 10 आवर काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो पर पीस के हिसाब से ज़्यादा काम करेगा। तो टेलर महोदय का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, अगर किसी से काम निकलवाना है तो उसको आवर में मत दो, उसको बोल दो अगर आप इस पेन को बनाने में जितना से कम समय लगाओगे, अगर पर पेन आपको 2 रुपया दिया जाएगा तो आदमी के अंदर लालच वो जगेगा, सोचेगा एक काम करो मैं 8 आवर काम करता हूँ तो 100 पेन बनाता हूँ। अब उसके मन में आएगा कि एक काम करता हूँ पर 2 मिनट में मैं 1 पेन बनाऊंगा। अब सोच लो उसके बाद कितना आउटपुट करेगा। एक तो कंपनी का आउटपुट अच्छा होगा और दूसरा उस व्यक्ति के अंदर इतनी इच्छा जग जाएगी पैसे के प्रति, और हर एक व्यक्ति अगर काम लेना तो उसको थोड़ा पैसे की लालच दो। तो उन्होंने कहा इस व्यक्ति का भी लॉस नहीं होगा ना कंपनी का लॉस होगा। क्यों? अगर आवर में दे दिया दिन भर पता चला खैनी खा रहा है, कभी 2 बार तो बाथरूम में जा रहा है, तो ऐसे कर करके आपका 1-2 घंटा तो ऐसे बर्बाद कर दिया, काम तो कुछ नहीं हुआ, समय भी बर्बाद हुआ, बिजली फूका अलग, एसी का जो आपका बिल आया वो अलग। इससे बढ़िया पर पीस पे उसको बांट दो, काम करने का तरीका दे दो। ये बोलते थे टेलर महोदय। ये हमेशा विज्ञान की बात करते हैं, अर्थात साइंस की बात करते हैं। ठीक है। अगला होता है अप्रेजल 360 डिग्री। अप्रेजल मीन्स होता है किसी को प्रोत्साहित करना या उसके काम का इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम किया, जब अच्छा काम करता है तो उसको आप क्या करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं या उसको कोई आप गिफ्ट देते हैं। जब आप गिफ्ट देते हैं या उसका प्रमोट करते, प्रमोशन करते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति बहुत खुश होता है, तो और भी उस कंपनी में मेहनत करेगा, सोचेगा और प्रमोशन होगा, मुझे और अच्छी सैलरी मिलेगा, मैं अच्छे पोस्ट पे रहूँगा, तो लोग मुझे क्या करेंगे, इज्जत देंगे, सम्मान करेंगे। तो इसका मतलब होता है अप्रेजल 360 डिग्री का मतलब होता है जैसे एक वृत्त है, तो वृत्त को अगर देखा जाए तो अगर ऐसे करते हैं तो आपका कितना होता है 180 अंश, और ये भी 180, और दोनों को अगर जोड़ दिया तो बन जाता है कितना 360। अर्थात जब कोई व्यक्ति पूरा एक प्रकार से अच्छा अपने काम के पर 360 मतलब ये कहा गया है कि अपने काम के प्रति इतना 100% वफादार होना और आउटपुट अच्छा देने प्रक्रिया को बोलते हैं 360 डिग्री। अब हम बात, ये तो हो गया बिजनेस मैनेजमेंट। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। 1 मिनट दोस्तों, आवाज आ रही, तब तक मैं 2 मिनट के लिए रोकता हूँ। चलिए दोस्तों, अब यहाँ शुरू करते दूसरा HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी हमने जितनी बात की व्यवसाय की हर एक स्थिति के बारे में बात किया, 2 इसमें ऐसे महोदय हैं उनके जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें बात किया। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है, जो मानव रूपी संसाधन है उससे कैसे काम करवाना, अपनी व्यवस्था कैसे बनाए रखना है। जैसे बहुत से लोग जो चतुर व्यक्ति होते हैं, सबसे चतुर, वो क्या करते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे आपके अंदर, ऐसे जैसे मिश्री के तरीके से आपके दिमाग में घोल देंगे, आप उनके पीछे ऐसे चुंबक की तरह खींचे चले जाओगे। अगर वो बोल देंगे बेटा ये फाइल लाओ, आप ऐसे फाइल सर ये लीजिए। क्यों? आपके अंदर एक ऐसा है कि ह्यूमैनिटी, एक मानवता ऐसा डेवलप कर देंगे, आप उनके प्रति एक अपने आप बड़ा असहज, ऐसा लगेगा जैसे कि मालूम देता है आप कितने बड़े आप गुलाम बन गए। लेकिन गुलाम नहीं, वो आपको मानसिक रूप से ऐसा आपका ऐसा बढ़ा चढ़ा के बातें किया, आप उसके अंदर ऐसे घुले मिले दिखोगे। इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है, आप देखिए, पहला होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, अगर आप किसी से काम निकलवाना है तो पहले क्या करते हो, कोई प्लान बनाते हो। आपका कोई दोस्त हो या दुश्मनी हो, अगर किसी से काम निकलवाना है तो आप उसे गाली देके तो काम नहीं निकलवा सकते। आप उसे साम दाम दंड भेद जो प्रक्रिया है
कोई ना कोई तो फार्मूला अपनाओगे, तो उसको बोलते हैं प्लान करना। तो पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए प्लान बनाना, प्लानिंग करना, कैसे इससे काम निकलवाना है, इससे कुछ सैलरी बढ़ा दें या इसका प्रमोशन कर दें, अगर ये नहीं मानता है तो इस पर कुछ पेनाल्टी लगा दें, कोई ना कोई प्रक्रिया तो आप अपनाओगे ही, इसको बोलते हैं प्लानिंग करना। दूसरा होता है रिक्रूटमेंट करना। कभी कल अगर आप मानव को अपना काम पकड़ाना चाहते, भैया काम करना है, तो एक रिक्रूटमेंट करते, भर्ती करवाते हैं। अब भर्ती पता चला 1000 वैकेंसी निकाल दिया, बहुत से लोग आ गए, फार्म भर दिए। अब भरने के बाद क्या हो रहा, उनका फिर सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन मतलब आप चयन करेंगे। अब चयन क्या करेंगे, लोग फार्म भर दिए, उसके एग्ज़ाम करवाएंगे। एग्ज़ाम में अगर लोग पास हो गए तो और भी लोग आते हैं। जैसे आप यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स एक बार एग्ज़ाम देंगे, जो अगर मेंस तक पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे। अगर मेंस में अच्छा दे दिए तो इंटरव्यू पहुंच गए, अगर इंटरव्यू में अच्छा बात कर लिए तो वहाँ उनको सिलेक्शन हो गया। यही होता है आपका रिक्रूटमेंट निकालना, भर्ती निकालना, फार्म निकालना, फिर लोगों को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद सोर्स ऑफ मैन पावर, जो भी मानव है उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग तरीके से बांटना, कैसे लोगों सब काम लेना है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। अब उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, चयनित प्रक्रिया करेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर स्किल्ड बहुत अच्छा है, इसको इस फील्ड में दे देते हैं। इस व्यक्ति के अंदर इतना अच्छी नॉलेज है, इसको ये फील्ड देते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूट करके इसको डायरेक्टर बना देंगे, इसको सीईओ बना देंगे, इसको चपरासी बना देंगे, इसको कंप्यूटर ऑपरेटर बना देंगे, इसको टाइप राइटर बना देंगे। ये सारी चीज़ें किससे बात करता है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस में। अगला हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। अब कभी कभार क्या होता है दोस्तों, आप देखे होंगे कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है, एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब अगला है इसमें प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। कभी कभार क्या होता है, किसी को सिलेक्शन लेने से पहले आप उसका इंटरव्यू करते, प्रारंभिक एक मौखिक रूप से आप इंटरव्यू करते, उसकी पर्सनालिटी चेक करते हैं, बात करते हैं, क्या ये व्यक्ति काम के इसके योग्य है या नहीं है। दूसरा होता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन के प्रति भी आप टेस्ट करना, अर्थात इसका मेन मकसद क्या है, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, और सिलेक्शन का प्रोसेस को कैसे लोग सिलेक्ट करना, कैसे प्रीलिमिनरी टेस्ट लेना या इंटरव्यू करना। तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अर्थात किसी व्यक्ति से काम निकालने से पहले अलग अलग तरीके से उसके बारे में जांच पड़ताल करना और प्लानिंग करना। जब प्लानिंग सही सब कुछ ठीक हो जाता है तब उसको काम पे सौंपते हैं। जब उसको आप काम देंगे तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, दूसरा होता है HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। ये तो था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया, अब मानो तो आ गया, सिलेक्शन हो गया, अब उसको आप क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं। भाई तभी तो डेवलप होगा जब उसको आप ट्रेनिंग देंगे। बच्चा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कभी टीचिंग नहीं किया है, तो आपके पास अगर वो आया तो उसको आप 6 मंथ या 20 दिन 25 दिन उसको आप ट्रेंड करेंगे, चीज़ों के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे, ऐसे खड़े होना है, ऐसे बोलना है, इस तरीके वॉइस की स्पीच जो है इतना होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत जल्दी जल्दी बोलना है। जल्दी जल्दी आप बात करेंगे तो अगला समझ नहीं पाएगा, बहुत बैलेंसिंग में बात करना। ये सारी चीज़ें क्या होता है जो आप ट्रेंड करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग देना या ट्रेंड करना। और उसके बाद प्रोसेसिंग होना चाहिए, एक प्रक्रिया होना चाहिए। ऐसा नहीं आज ही सब कुछ ज्ञान दे दो या आज ही सब कुछ उसको सिखा के आप अच्छा खासा बना सकते नहीं, एक प्रक्रिया होनी चाहिए। 2 घंटा सिखाया, बैठो, फिर उसको प्रैक्टिस करो, अगले दिन आप फिर थोड़ा सा दूसरा कोर्स दो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर अगले दिन आप थोड़ा सा कोर्स बढ़ाओ, फिर प्रैक्टिस करो, ये प्रोसेसिंग होना चाहिए। फिर अगला होता है ट्रेनिंग मेथड्स, फिर उसको ट्रेनिंग के मेथड बताओ अलग अलग तरीके से। आप पहले छोटे बच्चों को पढ़ाओ, फिर थोड़ा सा बड़े बच्चों को पढ़ाओ, फिर उससे बड़े बच्चों को पढ़ाओ। देखते होंगे जो बीएड वगैरह ट्रेनिंग करते हैं तो उनको जब पढ़ाते हैं तो पहले क्या छोटे बच्चों के पास जाते पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आपके मन की हेजिटेशन पहले खुलना चाहिए, मन की जो आपकी शर्म है सब दूर होना चाहिए, कैसे बात करना है। फिर उसके बाद जब वहाँ सब थोड़ा सीख जाते हैं तो 8वीं क्लास में आपको भेजा जाता है, फिर 10वीं 11वीं क्लास के बच्चों को पास भेजा जाता है। ये होता है एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। फिर अगला हम बात करते हैं IRM,
इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, लोगों में जो उद्योग है, जो आपका व्यापार है, लोगों के साथ कैसे रिलेशन मैनेजमेंट करना है, इसके बारे में बात करता है। अब मान लीजिए कोई मजदूर व्यक्ति है, आप उससे काम करवा रहे हैं, अगर उसको आप थोड़ा सा प्रेम से बात करो, उसकी हाल चाल पूछ रहे हो और टाइम उसका आप जो उसका वेज होता है, जो सैलरी होता है, वेतन होता है, आप दे रहे हो, चाय पानी कराया, हाल चाल पूछा, बढ़िया से उसको आप सी ऑफ कर, भैया ठीक है भैया बहुत अच्छा आपने काम किया, ये लीजिए आपका पैसा है। कहते हैं गरीब का पसीना सूखने से पहले अगर उसको मजदूरी मिल जाती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अब पता चला दिन भर काम किया, उसकी मजदूरी आपने नहीं दिया, 2 दिन उसको चक्कर लगवा रहे हैं, कल ले लेना, परसों ले लेना, तो क्या ये रिलेशन अच्छा होगा? वो तो दिन रात गाली देगा, उल्टा सीधा बोलेगा, भगवान से बोलेगा, भगवान उसको बद्दुआ दो, ये कर दो, वो कर दो। तो कहने का मतलब है, अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो, किसी एम्प्लॉय से काम ले रहे हो, एम्प्लॉयर दोस्तों, कर्मचारी, मालिक जो भी है, अब उनसे क्या करते हो, काम आप करवा रहे हो वर्कर से, तो वर्कर का टाइम पे पैसे दो, उसका जो नाश्ता पानी थोड़ा अगर नहीं करवा सके तो कोई बात नहीं, उसके लिए उसका पैसा दे दो, भैया ये लो अपना नाश्ता पानी कर लो। सही समय पे सही तरीके से बात करना और सही समय पे उसका पैसे देने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट। संबंध को बना के रखना है। अब एटीट्यूड पहला आता है, एटीट्यूड। लोग क्यों कहते हैं कि भाई इनसे बहुत से लोग जुड़ जाते हैं, एक व्यक्ति चलता है तो इससे 10 लोग सलामी ठोकते हैं, अब इस व्यक्ति जाता है 10 लोग इसको गाली देते हैं, क्यों देते हैं? आप अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ, ऐसा व्यवहार क्रिएट करो कि अगर आप कहीं जाओ तो लोग आपको देख के बोले देखो वो जा रहा है, बहुत अच्छा आदमी है, ये ना बोले को जा रहा है देखो बहुत बदमाश आदमी है, ठीक आदमी नहीं, इससे बात नहीं करने लायक, ये समाज के योग नहीं है। तो अपना एटीट्यूड, अपना व्यवहार, अपनी नज़रिया एक सही बना के रखो। दूसरा होता है इमोशनल। अपने अंदर एक कम से कम एक मानवता होनी चाहिए कि ये नहीं है कि आज मेरे पास पैसा हो गया तो मैं दूसरे कुछ ना समझूं, पैसा हो गया तो हो गया, कम से कम मानवता बना के रखो। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई बच्चा हो या कोई वीमेंस महिला हो, आपके अंदर एक इमोशनल होना बहुत जरूरी है। लोगों की बात सुनना भी चाहिए, अपनी बात रखना भी चाहिए, एक मानवता होना बहुत जरूरी है। अगला कहता है ग्रुप डायनेमिक होना चाहिए। लोगों में अलग अलग तरीके से क्या होना चाहिए, बांटना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे एक ग्रुप अलग है, 2 ग्रुप अलग है, कंपनी में लोग काम कर रहे हैं तो उस ग्रुप में लोगों को अलग अलग लोग होते हैं, उससे मिलते रहना चाहिए, उससे बातचीत करते रहें, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ काम कर रहे हैं, एसी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप लोगों को कूलिंग अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ऐसा नहीं सरकारी जैसे ऑफिस में पंखा ऐसे रुक रुक के चलता है, खड़ा रहे खड़ा रहे खड़ा रहे, रुक जा, इस तरीके से नहीं चलतेगा। आप अच्छा उनको फैसिलिटी दो, उनसे बातें करो, तो खुद हो गया आपका कंपनी बहुत अच्छा काम करेंगे। वो घर भी नहीं जाएंगे, वो तो बोलेंगे सर मैं यही काम करता रहूँगा, यही खाना खाते, यही सोते, बढ़िया काम करते हैं। घर पे चले जाएंगे 10 दिन में, 15 दिन में। अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार कर दो, आपकी बिजनेस तो आपकी कंपनी कहाँ पहुँच जाएगी। जैसे एग्जाम्पल मैं टाटा साहब का लेता हूँ। टाटा का कंपनी देखिए, रतन टाटा जी का उनका व्यवहार देखिए कितना बढ़िया है। वो कहते हैं एटीट्यूड, इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा। वो कहते हैं आप कितना पढ़े लिखे मुझसे मतलब नहीं है, हमें आपसे मतलब ये है आप अपने काम के प्रति कितने सत्यनिष्ठ हो, कितने इंटीग्रिटी हो, आप कितने ईमानदार हो। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो तो मैं आपका पूरा जीवन बना दूंगा, आपका घर परिवार के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगा, मेरी कंपनी या मेरा उद्योग आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। तो सोचिए, अभी जैसे कहीं पर उनके उठाइए वीडियो, कहीं पर उनके बारे में पढ़ के देखिए, कितने बहुत डाउन टू अर्थ हैं। खुद ही कंपनी इतनी बड़ी उनकी इंडस्ट्रियल थी, और उसके बाद जमशेदपुर में जो उनका बहुत बड़ा स्टील उद्योग है, बताते एक बार वर्कर लोगों को डिविडेंड लाभांश नहीं मिल रहा था, वो खुद बैठ गए धरना पे, बोले नहीं मैं भी बैठ जाता हूँ भाई, इनको मिलना चाहिए। सोचिए क्या डाउन टू अर्थ है। तो ये बातें कहना चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक मानवता होना चाहिए, ग्रुपिंग होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होना। अगला होता है ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों को संगठित करते रहना चाहिए। क्या करते हैं, संगठित, इकट्ठा लेके चलना चाहिए। उनकी जो कल्चर है, संस्कृति है, कल्चर कहते हैं ना, किसी एक ऑफिस की अपनी एक कल्चर बन जाती है। लोगों से हाय हेलो करना, बातें करना, टाइम पे लंच करना, बातें चीत करना, एक उसमें मेल भाव बना के रखना। भाई सभी तो मानव है, कोई मशीन तो है नहीं। फीलिंग है, इमोशनल है, दुख है, दर्द है। कोई व्यक्ति पता चला वो उसके घर में कोई तकलीफ, वो काम कर रहा है,
बाहर से हंस रहा है लेकिन अंदर से रो रहा है, आप उसके कंधे पर हाथ रख के पूछो तकलीफ क्या है, बोलेगा सर, तो आप उसको अगर जिस दिन थोड़ा इमोशनल जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। ये सारी चीज़ें होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट। अगला होता है पर्सनालिटी, अपने एक व्यक्तित्व को बहुत बना के रखना है, डाउन टू अर्थ रहना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया रतन टाटा जी का, बहुत महान व्यक्ति है। आप उनसे अगर कोई सीखना तो एक बार उनके बारे में पढ़िए, आप बिजनेस के बारे में, उद्योग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो इंटीग्रिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सारी चीज़ के बारे में वो बात कहते हैं। ये था दोस्तों आज हमने जो बात किया पूरा बेसिक बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग समझ गए होंगे तो काफ़ी आप लोग का फ़ायदा ही करेगा। उसके बाद आप पास कोई किताब हो 11th का 12th का जो भी अगर बुक मिलता है, आप लोग जाइएगा, एक एक टॉपिक को आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही था, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।